गांधी जी नहीं रहे तो उनकी अस्थियां आई फरवरी का महीना था 1945 का। तो आषाढ़ में प्रवाहित होने के लिए नदियों में गंगा में जा रही थी अस्थियां, तो गांधी जी की अस्थियां भी कानपुर में आई। तब मेरी उम्र थी 5 साल। तो बहुत तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि स्टेशन से सफरिया घाट गंगा घाट है, तो स्टेशन से लेकर सफरिया घाट तक हमारे पिताजी बाबूजी को हम कहते थे। तो हमारे बाबूजी हमको फरवरी का महीना था तो सर्दी पड़ रही थी, तो रूम के समीपा हुआ करता था, वो हमको पहनाया गया होगा और लेकर के पहने होंगे हम, तो हमारे बाबूजी का हाथ पकड़ते हम भी आपको भी ले रहे थे। और सरसैया घाट से वहां स्टेशन से सरसैया घाट तक पैदल उस वक्त गांधी जी क्या है इसका अंदाज नहीं था, लेकिन वो जो सन्नाटा था शांत और फूल बरसाए जाते थे रास्ते में। हमें याद है कि हम जमीन पर जो बेली के फूल पड़ते थे उनको उठा के अपनी जेब में सड़के की जेब में रखने लगा। पता नहीं क्या ऐसा आकर्षण भाव बचपन का दौर था, स्वाभाविक है फूलों की चाहत हो। तो गांधी जी के बारे में साथ है तो उनको घर तो था नहीं। बाबा और पोते का संबंध कुछ हुआ था, 6 वाला भी था, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं पिता से डर लगता है। माँ हमारी थी तो बाबा से हमारा कुछ खुला संबंध था, मन भी आया ध्वनित करो अंतराल करो वो इलाहाबाद में स्थायी ठिकाना जो मिला उसका श्रेय हम कहते थे मियाँ देखो अदब से कोई टेंशन था उसमें कहा जाता है युवा कथाकार वरिष्ठ कथाकार बड़ा खराब होता है, ये विशेषण बेमतलब मालूम, क्योंकि साहित्य में अगर साहित्य है तो हमेशा युवा रहेगा। हम तो युवा होंगे अगर होंगे, अगर हमारे लिखे हुए साहित्य में दम है वो जरूर हुआ होगा। तो हम उम्र से 25 के हो सकते हैं, 50 के हो सकते हैं, लेकिन लिखा भी जाएगा जब, और वो अगर वाकई प्रामाणिक होगा, जीवंत होगा, उस पर संवेदित करने की शक्ति होगी तो जवाब ही रहेगा। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला बतकही में हम समय समय पर साहित्य के बड़े जो विद्वान हैं उनसे आपको मिलवाते रहे हैं। उनकी रचनाओं से और उनकी रचना प्रक्रिया से हम दोनों से आपका परिचय कराते रहे हैं। इस कड़ी में हमने कई सारे लोगों को आपके साथ उनके विचारों से, उनकी यात्रा है उससे रूबरू कराया है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी को कौन नहीं जानता होगा। साहित्य का वो विद्यार्थी जिसने इलाहाबाद का नाम सुना है, हिंदी में थोड़ी सी भी रुचि है तो वो राजेंद्र कुमार जी को जानता है, क्योंकि उनकी पूरी जो यात्रा है वो विद्यार्थियों के बीच है। और मैं मान के चलता हूँ कि आप विद्यार्थी होने के नाते राजेंद्र कुमार जी की रचनाओं से, उनके बारे में प्रचलित जो किस्से हैं उनके माध्यम से, और बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें उनकी जो उपस्थिति रही है उससे आपका जुड़ाव कहीं न कहीं बना होगा। हम आज इस बतकही में जो पूरी तरह से अनौपचारिक है उनके बारे में कुछ बातें जानना और समझना चाहते हैं, और शायद मेरे साथ आप भी इसमें शामिल होंगे। तो सर, हम आपका किताबी दुनिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और उन दर्शकों की तरफ से और हम अपनी तरफ से हमें जानना चाहते हैं कि आपकी जो कानपुर की जो यात्रा है शुरुआती दौर की, वो कैसी रही और कैसे उसमें चीज़ें बदलती, जिसमें शील जी भी आते हैं, जिसमें सुदर्शन जी भी आते हैं, कामतानाथ जी आते हैं, ऋषिकेश जी आते हैं, और वो दुनिया जब बदलती है, इलाहाबाद पहुंचती है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें नई जुड़ जाती। कानपुर जन्म स्थान है मेरा,
और मुझे सबसे ज्यादा जो जहन में अभी बचपन की यादें हैं, तो उसमें ये क्या बहुत खास है जो जीवन भर के लिए छाप बनकर जीवन भर रहेगी। जब गांधी जी नहीं रहे तो उनकी अस्थियां आई, फरवरी का महीना था 1922 का, तो आश्रम में प्रवाहित होने के लिए नदियों में, गंगा में जा रही थी अस्थियां, तो गांधी जी की अस्थियां भी कानपुर में आई। तब मेरी उम्र थी 5 साल। तो बहुत तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि स्टेशन से सफरिया घाट गंगा घाट, तो स्टेशन से लेकर सफरिया घाट तक हमारे पिताजी बाबूजी बहुत कहते थे, तो हमारे बाबूजी आपको फरवरी का महीना था तो सर्दी पड़ रही थी, तो रूल के समीपा हुआ करता था, वो हमको पहनाया गया होगा और लेकर के पहने होंगे हम, तो हमारे बाबूजी का हाथ पकड़ते उन्हीं पकड़ते हम भी हाथों ही ले रहे थे। और सरसैया घाट से वहां स्टेशन से सरसैया घाट तक पैदल गांधी जी का शव तो छत पर रखा था, बड़े से हुआ था, तीनों तो बढ़िया थी फौज की, तीनों ने जोड़ गए फौज की, बढ़िया थी। और अच्छा कुछ नेता भी, अब यहाँ ये याद नहीं उसको छत पर कौन कौन नेता थे, लेकिन नेता तो थे, ऐसा कुछ जुमला सा जहन में है। तो उस वक्त गांधी जी क्या है इसका अंदाज नहीं था, लेकिन वो जो सन्नाटा था शांत, और फूल बरसाए जाते थे रास्ते में। हमें याद है कि हम जमीन पर जो बेले के फूल पड़ते थे उनको उठा के अपनी जेब में, रुपये की जेब में रखने लगा। और पता नहीं क्या ऐसा आकर्षण भाव तो बचपन का दौर था, स्वाभाविक है फूलों की चाहत हो, क्योंकि गांधी जी के बारे में साथ है तो लोग हमको था नहीं। लेकिन बाबू जी के साथ चलते चलते ससे हम चल गए, अच्छा बीच में हम थक जाया करते थे कई बार, 5 साल और है तो हमें याद है बाबू जी हमको उठा दिया करते थे, कंधे पर उठा के चलते थे, फिर उठा दिया करते। तो वो फूल तो मुरझा गए, मुझे में रखे रहे, उसको फेंका नहीं, और वो फूल कब मुरझा गए होंगे ये पता नहीं, और कब उनको हमने निकाल के बाहर निकल दिया होगा ये हमको याद। लेकिन इतना याद उन फूलों की महक, सुगंध आज भी महसूस होती है। तो अब तो जब पढ़ लिया जाए इसको, वो मैं मरे ना बस, तो तब तो पढ़ा नहीं चाहिए। लेकिन इस पंक्ति को पढ़ा जाए कि हाँ बाद में, पर ये पंक्ति कैसे उतर गई 5 साल के लड़के के फूल तो हम चले गए, लेकिन वो महक नहीं बुझाई जा सकता। ये गांधी का पहला प्रश्न। फिर बाद में जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो गांधी क्या थे, बापू थे, महात्मा थे, राष्ट्रपिता थे वगैरह, ये सब बहुत तो उसका असर ये था बहुत। जब हम हाई स्कूल में आए, हम हाई स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय विद्यालय था कानपुर का, वहाँ और उस जमाने में लड़के बहुत ज्यादा नहीं होते, क्लास में मुश्किल से 20-25 एक सेक्शन में 20-25 लड़के हो गए, और टीचर हर लड़के को, हर विद्यार्थी को अब उसके नाम से और उसमें कितनी प्रतिभा है, कौन सा विषय उसका कमजोर है पढ़ाई लिखाई, ये सब उस जमाने के टीचर्स को पता इतना लगाव था टीचर का और विद्यार्थी। तो हमें याद है कि हम गांधी पेंसिल से गांधी जी का स्केच बना करके अपने दोस्तों को बांटा करते। जब बोल हो गया गांधी क्या थे, एक किताब चलती थी हमारे पूर्वज, तो उसमें गांधी थे, तो उसमें पढ़ा। फिर अंग्रेजी में भी था एपोस्टल ऑफ पीस,
शांति दूत अंग्रेजी में एपासिल ऑफ पीस नाम से एक लेसन था, उसमें पढ़ा गांधी। तो ये पहला इंप्रेशन जो पड़ा वो गांधी को, जिनको आपने देखा नहीं, लेकिन वो जो यात्रा में शामिल हुए थे और फिर बाद में वो जो पढ़ते गए, तो ये छाप हमारे ऊपर अब तक है। बल्कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जब इलाहाबाद में मुलाकात हुई और जेडी में मुलाकात हुई पहले, तो या एक और इलाहाबाद में थे लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा साइकिल से चलते थे। अच्छा, हम जब इलाहाबाद पहुंचे तो हम साइकिल नहीं जाए, साइकिल चलाई नहीं और स्कूटर और सवारी नहीं, तो हम पैदल चलते थे। तो अक्सर लक्ष्मीकांत वर्मा साइकिल चलते थे और हम पैदल जा रहे होते थे, उतर रहते थे। और सत्यप्रकाश मिश्र भी उनके बहुत साथ रहते थे लक्ष्मीकांत वर्मा के, और काफी हाउस जाया जाता था फ्री लाइन से। तो एक बार सत्यप्रकाश मिश्र ने कहा कि यार साइकिल क्यों नहीं खरीदते, तुम पैदल चलते हो, साइकिल क्यों नहीं खरीदते? तो हमने कहा साइकिल हमको आती ही नहीं। तो लक्ष्मीकांत ने हंस के कहा, और वही बात पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी कही, ये सिर से मार्क्सवादी है, पैर से गांधीवादी है। तो कहने का है कि गांधी का असर, हालांकि मार्क्सवादियों ने गांधी की बड़ी कटु आलोचना की, और हम जब कानपुर में थे तो उन दिनों कानपुर मजदूरों का शहर था, मजदूर आंदोलन महीने में चलते और बड़े बड़े नेता थे, कामिल राम आफरे थे, सुल्तान यादव थे, और एक होते थे संत सिंह यूसुफ, वो एमएलए हुआ करते थे, और एक थे एमपी हुआ करते थे एसएन बनर्जी, मजदूर नेता थे वो, और इंडिपेंडेंट खड़े होते थे इलेक्शन में, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन करती थी। तो इन सबसे संपर्क हमारा था, और मजदूर आंदोलन में शहीद भी हम होते थे। तो वो मानसिकता तो वही थी कम्युनिस्ट पार्टी वाली, और कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी आलोचना करती थी गांधी, लेकिन हमारे मन में गांधी के प्रति एक आदर भावना लगातार बनी रही, आज भी है। हालांकि हम गांधी भक्त कहना पसंद नहीं करते, न गांधीवादी न गांधीवादी, बल्कि अभी एक अंक का संपादन का काम सौंपा गया हमको, सृजन सरोकार नाम से पत्रिका निकलती है, तो आवेदन निकालते हैं उसको दिल्ली से। तो एक अंक तो मैंने पहले भी हमसे कहा था संपादन के लिए, अभी किया, और अभी एक अंक और संपादन किया है, आ ही रहा है, वो शायद इसी महीने आ जाए। तो उसमें हमने साफ लिखा है कि गांधी को आलोचना से परे नहीं मानना चाहिए, लेकिन गांधी से बहुत कुछ सीखना है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, जितना आलोचना करने के लिए है उतना ही उनसे सीखने के लिए। तो ये जो चीज है, ये जो आदर भाव है, जिसे हम महात्मा कहते हैं, बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, उसके प्रति ये जो भाव है, इसका प्रलोभन कानपुर में बचपन से हुआ। अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई के दौर में टीचर ऐसे भी है तो तब जीआईसी जो था गवर्नमेंट कॉलेज, उसको सैटरडे को हाफ डे हो जाएगा, और हाफ डे होने के बाद बस सारे बच्चे जो थे हाल में इकट्ठा होते थे, और फिर डिबेट या काव्य पाठ इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो उसमें सारे टीचर हमको जरूर शामिल करते थे, तो उनकी हौसला अफजाई उससे बल मिलता था। और विद्यार्थी के रूप में ठीक से पढ़ने लिखने में पहली किताब कौन सी पढ़ी? एक पीरियड होता था लाइब्रेरी का, जब 9th क्लास में, तो 9th क्लास में 9th 10th दोनों में वो एक पीरियड लाइब्रेरी का होता है। तो उसमें ये था कि वहां बैठ के पढ़ सकते हैं उस पीरियड में, अगर मन हो तो एक किताब इशू करा करके ले जा सकते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते बाद जमा कर देंगे। तो हमें याद है कि हमने जो पहली किताब लाइब्रेरी से घर के लिए लिखी वो थी देवदास, शरद चंद्र की हिंदी अनुवाद देवदास।
तब फिल्म नहीं देखी, फिल्म बनी नहीं सर। तो देवदास नहीं है और शरद से परिचय नहीं था हमारा। किताबें जो टीचर वहां बैठे थे सर, जिनको जिम्मेदारी ये टीचर जो होते थे उसके वहां बैठते थे। तो जब सब लिखते थे रजिस्टर तो किताब लेकर उनके पास पहुंचे, तो कौन सी किताब, तुम ये किताब पढ़ोगे? उन्होंने पूछा, जैसे बड़े आश्चर्य से, तुम ये किताब पढ़ोगे? हम क्या जवाब देते? साहब को नहीं पता था क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, जब वापस करोगे तो लिख कर लाओगे एक पेज इस किताब पर, और क्यों अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, जो भी इसको पढ़कर तुम्हारे मन में प्रभाव पड़े उसको एक पेज लिख के लाओ और हमको दिखाओ, ये शर्त है, ले जाओ किताब। तो हमने शर्त स्वीकार की और वो किताब ले आए। पढ़ने पर मालूम पड़ा क्यों गुरु जी तो हमने लेकर के दिया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए थे और बोले कि तुम्हारे लिए कोई मनाही नहीं है, जब भी तुम चाहो तो किताब पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह का वातावरण पढ़ाई लिखाई का था उसमें, बड़ा उत्साहित करने का था। तो उन्हीं दिनों से, वैसे तो हमारे बाबा, हमारे जो पितामह थे बाबा, वो 80 साल के जब हम इंटर्नशिप में आए, 59 में हमने इंटर किया, 57 में हमने हाई स्कूल किया, 59 में इंटर। तो 59 में उनकी डेथ हो गई थी, बाबा 80 साल के थे, डेथ हो गई, और वो दिखाई नहीं पड़ता, वो आंखें उनकी चली गई थी। तो वो भुक्का पीते थे, तो जब चिलम हम भी करवाते थे, चिलम भी हम करते थे, जब चिलम की लगा दे वो पानी यानी बदल दें ऐसे का तैयार हो जाए तो वो कष्ट खींचते थे, और फिर उनके जो भी याद आ गया, अच्छा जो भी याद आ गया था, मतलब ये मान लो बिहारी याद आ गए निकाले, बिहारी का जवाब हो गया। फारसी में शेख सादी याद आ गए, गुलिस्तान बोस्ता शेख सादी के ग्रंथ थे। तो हालांकि तो हमें पता नहीं था कि ये सब, तो आज बता रहे हैं। तो शेख सादी याद आ गए, उनका फारसी वाला सुना गया, तुलसीदास याद आ गए, तुलसीदास का सुना गया। तो इन चीजों को समझते कम थे, माँ बाप समझाते नहीं थे बात को। बल्कि एक बार बताने, एक बार क्या हुआ, शेख सादी का एक उन्होंने शेर सुनाया, दो मिसरे सुनाए थे, और जिसमें एक मिसरा ये था कि खताए बुजुर्गा गिरफ्तार खतास। अब हम कह रहे हैं इसमें क्या है, तो पहले तो उनके अपना तरीका ये था कि पहले वो सुनाते थे, फिर कहते थे इसको याद करके, याद होता था, याद सोची थी उसमें, तो जब याद हो गया और उनको लग गया कि इसको याद हो गया, तो कहते थे अब इसका अर्थ बताते हैं, तब वो उसके मायने। तो ये जो मिसरा सुनाया शेख सादी का, खताए बुजुर्गा गिरफ्तार खतास, उसका मतलब उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की खता पकड़ना सबसे बड़ी खता, अपने से बड़ों के दोष नहीं निकालने चाहिए। खताए बुजुर्गा, बुजुर्गों की खता, गिरफ्तार पकड़ना खतास खता है। तो बुजुर्गों की खता नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि उनकी खता पकड़ना सबसे बड़ी खता है। और हमने सुनी, 2 दिन बाद हुक्का फिर याद करना होगा उनका, तो फिर उन्हें याद आ गया। उन्होंने कहा उन्होंने शेख सादी का जो तुमको सुनाया था याद है? हमने कहा सुना तो इसके माने क्या बताए थे हमने। अब बाबा और पोते का संबंध कुछ हुआ था, 6 वाला भी था, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, पिता से डर लगता, माँ हमारी थी, तो बाबा से हमारा कुछ खुला संबंध था, मन विवाह है। तो हमको थोड़ा सुझा, 47 सुधी
तो हमने कहा बाबा इसका मतलब ये है कि बुजुर्गों की खता की गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। बुजुर्गों की खता की गिरफ्त में आना सबसे बड़ी खता है। ये क्या तुमने बता दिया? अच्छा, गिरफ्तार और कुछ शब्द ऐसे होते हैं फारसी के जो बड़े समझ गए, सुनते सुनते समझ आ जाते हैं। तो गिरफ्तार शब्द का नाम गिरफ्तार पकड़ना, तो गिरफ्तार शब्द बहुत चलन था, इतना बोध हमको हो गया था कि गिरफ्त वाले पकड़ना, तो वो हमने अर्थ लगा करके कि बुजुर्गों की खता की गिरफ्त में आना, यानी उनके असर में आना सबसे बड़ी खता है। बुजुर्ग जो गलती करे वो गलती हमको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो बुजुर्गों की गलती निकालेगा डांटने का इलाज तो तमीजी नहीं, बुजुर्गों की खता की पकड़ में आना। बुजुर्गों की खता तो खता होती नहीं, तो डांटा, लेकिन डांटने के बाद हमें याद है फिर करने पर हाथ रखा, समझदार अपना भी अस्वीकार लेता है। तो ये वातावरण था बाबा का। तो इस तरह लेखियां पढ़ने का शौक बचपन से, हालांकि हाई स्कूल के बाद वो राह पकड़ा भी गई थी साइंस पढ़ना। फिर ये धारणा है कि साइंस का स्टूडेंट अगर दूसरा टाइम रहता हो साइंस पढ़ना चाहिए, राह भी बनी थी। उस जमाने में तो और थे कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस तरह का होता है। तो साइंस पकड़ा ली गई थी, तो विद्यार्थी साइंस के लिए बाकायदा बात, लेकिन साहित्य के प्रति अनुराग इस तरह घरेलू वातावरण शुरू हो गया। तो बना कि बाद में इसका भी विकास अलग अलग हो गया। फिर कानपुर में जब हम बीएससी में आए डीएवी कॉलेज, तो वहां मुलाकात हो गई देवी शंकर अवस्थी। देवी शंकर अवस्थी वहां टीचर हो चुके थे, नए नए टीचर अपॉइंट हुए, और हम वहां नए नए बीएससी के विद्यार्थी हुए। तो कविता वविता लिखने का शौक उठाई, तो एक कवि सम्मेलन कॉलेज में हाल में आयोजित किया गया। अब उन दिनों का उत्साह, भाई लिखते हैं तो छपने का उत्साह नहीं था, छपेगी, रेडियो हमारा चाव था, रेडियो हो जाए, कविता हमारी रेडियो से प्रसारित हो। तो ये जो तरह की होता है नए साहित्य लिखा के बनने ऐसा। तो हमें याद है जब हमको पता चला कि कॉलेज में कवि सम्मेलन होने जा रहा है, और उन कवि सम्मेलन कानपुर कवि सम्मेलन का चाय बहुत कवि सम्मेलन हुआ करते चाय भी, तो उसमें बिहारी सरोज, मल्ली सिंह और भारभूषण एक हुआ करते थे गीतकार, ये सब उसमें आया करते थे। तो आमतौर से वो गीतकारों का ही मंच होता था। तो हमारा भी मन हुआ सुनाने का मौका। तो हम तो साइंस के विद्यार्थी थे, हिंदी से परिचय नहीं था, हिंदी का अध्यापक। किसी ने हमसे कहा, दोस्तों से किसी से बात होती है तो किसी दोस्त को मालूम होगा कब सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसने हमको बताया कि देखिए तो हम देवी शंकर अवस्थी से पहली बार इस तरह। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, अपनी कविताएं दिखाना हमको, देख के बताएंगे कि उसमें आप मेरा है। तो खैर हमने 4-5 कविताएं दिखाई, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कविता तुम सुना। तो वो एक कविता तय कर दी। अब जब कवि सम्मेलन का दिन आया तो हम गए, नाम पुकारा गया, अब मंच को भी जा रही था, लेकिन जब नाम पुकारा गया तब मतलब मन में बड़ा बड़ी आशंका, क्योंकि वहां तो गाने वालों का क्रम बना हुआ था। और हमें याद है कि भारभूषण जो गीतकार थे, तो वो एक कविता सुनाते थे, सुना रहे थे उस समय, खामोश चांदनी कहती है आओ ऐसा अपराध करें जिसको मन ही मन पुलक पुलक तुम याद करो हम याद करें। ये सुना गा के सुना रहे थे। तो वो कविता उन्हें सुना के खत्म की थी, और उसके बाद हमारा नंबर
ये कह करके कि अब आप पुरानी पीढ़ी के कवियों को सुन चुके हैं, अब कुछ नए कवियों को सुन लिया जाए, तो मैं एक नए कवि को बुलाता हूँ। इस तरह से आवाज दी गई, उसके हमारा नाम लिखा। तो अब कहाँ पहले इतना उत्साह था सुनाने का, और कहाँ लग रहा है चुप्पे से कहीं निकल लिखना बुला लिया गया था, तो निकलना भी और सब लोग देख भी रहे, तो निकलना मुश्किल था। तो खैर मंच पर गए, 2 ही लाइनें सुनाई होंगी कि उनकी बोलने लगी समझे, पहला दौर था। और वहां जाओ जाओ होने लगा, पहले वहां हो रहा था, तो भाषा जैसे लोग थे, तो हमारे लिए जाओ होने लगा। खैर बड़े बेआबरू हो गए, तेरे पीछे से वाली बात, तो वहां से निकली, बड़ा उदास निराश था। फिर जब 2-3 दिन बाद मुलाकात हुई एक शंकर जी से, तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुमको मना नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारा यही हर्ष होना था, गीतकारों के बीच इस तरह कविता नहीं चाहती जो तुम लिख रहे। तो खैर तुमको मौका मिल गया कि आप सीख लो, इससे तुमको सीख लेनी चाहिए कि अपनी कविता जो तुम लिख रहे हो जिस तरह की, उसे कहाँ सुनाना है और कहाँ नहीं सुनाना है। ये उत्साह ये नहीं कि जहाँ छप जाए वहां छप जाए, जहाँ सुना दिया जाए वहां सुना दिया जाए। तुमको चुनाव भी करना चाहिए, हमारी चीज है, उसका सुपात्र सुनने का सुपात्र कौन है, उसको तय करके तब जाए, ये चीज इस तरह से मुलाकात हुई। और फिर तो संस्कृत से हुआ आगे किताबों का आदान प्रदान शुरू हुआ, ये पढ़ो ये न पढ़ो, पत्रिकाओं का। कानपुर में 3 बड़ी लाइब्रेरियां हैं, गया प्रसाद लाइब्रेरी में रोड पर, और बिहाना रोड पर मारवाड़ी लाइब्रेरी, और एक थी कॉलेज की लाइब्रेरी। तो इस तरह लाइब्रेरी जाना शुरू। तो ये एक साइंस के विद्यार्थी होने के बावजूद 2 संस्कार कानपुर से हमारे साथ रहते थे। एक तो ये राजनीतिक मामला, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति झुकाव, जिसमें सुदर्शन चक्रवर्ती जैसे लोगों से मुलाकात वहां मिली थी, बल्कि हाँ पृथ्वीराज कपूर को हमने सिंह जी के हमें पृथ्वीराज कपूर की फिल्म तब नहीं देखी तब तक, तो सिंह जी के यहाँ जाते थे हम, सिंह जी थी। तो और सिंह जी का लिखा हुआ किसान नाटक पृथ्वी थिएटर से खेला गया, जब वो घूम के नाटक करते थे किया थी, तो वो खेलते थे किसान नाटक, सिंह जी लिखा। तो उन्हीं के यहाँ पृथ्वीराज कपूर तो हमने देखा कई बार। और 2 लोगों की आवाज, फिल्म के 2 लोगों की आवाज बहुत मुतासिर करती थी। तो अभी जो थिएटर वाली आवाज पृथ्वीराज कपूर सोरा नाटक बेसिकली नाटक से करते, तो एक डायलॉग लाए जो संवाद अदायगी का जो तेवर था नाटक का, और लगातार रहा। तो फिल्मों में जब चले गए तब भी वही आवाज है। तो ये पृथ्वीराज जी से इस तरह से सुना, उनको परिचय। तो ये सब था माहौल। तो एक जो संस्कार पड़ा राजनीतिक विधान वाला, कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी सिद्धांतों की ओर, दूसरा ये जो साहित्य का संस्कार, ये 2 संस्कार लेकर के हम कानपुर से सन 67 में हमने इलाहाबाद आए और एमएससी कर करके अच्छा बल्कि टीचर हो गए। एक गुरु नानक खत्री कॉलेज GNK कॉलेज था वहाँ कानपुर में, उसमें केमिस्ट्री के टीचर भी बने। तो इस तरह से, लेकिन वही था कि वहाँ एक तो मजदूरों का हो, दूसरे हमारे जो घर में माँ हमारी थी और एक तरीके से स्त्री विहीन परिवेश, बाबा से हमारे पिताजी भी नहीं करते थे, तो बाबू जी हमारे अलग और हम
है कि अच्छा बाबू जी हमको चाहते वैसे नहीं। हम 3 बार घर से भागे क्योंकि घर में एक अजीब सा रिश्ता था बाबूजी के साथ। बाबा के साथ तो रिश्ता बहुत आत्मीयता था, लेकिन बाबूजी के साथ रिश्ता था उसमें प्रेम भी और कुछ एक आत्मीयता भी और एक झूठ। आत्मीयता इसलिए कि वो दिन जब मां नहीं रही हुई तो हम दवा के मरीज पर अस्थमा बहुत बचपन बहुत बुरा लगा, तो वो बाबूजी की जितनी सेवा की आपको याद है कि माँ की जिम्मेदारी बाबूजी करते थे। और हमारे बाबूजी कला साहित्य में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन ये जो आर्ट और क्राफ्ट, चिड़िया बनाना, दफ्ती काट करके वो एक ऐसा तोता बनाना जिसकी चोंच भी हिल लगी, पंख भी गोरा खींचो उसके पंख भी हिले, चोंच भी हिले, इस तरह के बना करके वो जैसे हम जब सो जाते थे हमें याद है वहां खुलती थी तो वो ये देखो तो हमें सिरानी तोता बैठा बाबूजी बना के रख दिया करते थे। तो ऐसे बाबूजी हमारे इतना प्यार करते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बार बार कहते थे, सीधे नहीं कहते थे, हाई स्कूल तक लगातार वो टोकते रहते थे हमको, ये बोर्ड की परीक्षा है, ये छोटे क्लास नहीं है, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी तुम नहीं कर रहे हो, पढ़ा करो, टोकते थे। अच्छा, वो जो उनका कला प्रेम था, जो इस तरह की चीजें बना देना, ड्राइंग और क्राफ्ट इस तरह बना देना, ये भी हमारी रुचि का था, तो अच्छा लगता था। लेकिन वो फटकारते थे। अच्छा, कोई बात तो ये नहीं हुआ कि बड़े वो जमींदारी चली गई थी, लेकिन जमींदारी की ऐश नहीं गई थी। तो ये नीची जाति का है, इसके साथ कोई बचते, ये मुसलमान है, इससे क्यों तुम दोस्ती करते हो, वहां क्यों जाते हो, तो खटाखी पहुंच गया। तो वो जमींदारी संस्कार जो थे, जमींदारी चल गई, है ना, रस्सी चल गई, लेकिन एक्शन नहीं है। तो वो जो संस्कार बाबूजी के थे, सामाजिक संस्कार, उनसे टकराहट, और फिर बाद में हालांकि अच्छा हाई स्कूल में जब फर्स्ट क्लास आ गया तो उन्होंने पढ़ाई के लिए टोकना बंद कर दिया। लेकिन ये टोका टकी नहीं, ये मजदूरों के यहाँ मिल के गेट पर मीटिंग होती, उसमें क्यों जाते हैं, ये फलाना दोस्त ऐसा उसका क्यों समय खराब करते, तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। और उनका ये जो उनको अच्छा नहीं लगता था वही हमको अच्छा लगता था। दिक्कत ये, तो ये बाप बेटे इस तरीके से फासले आते गए। अच्छा, फिर बात तो ये भी हुआ, उन्होंने मान लिया कि अब इसको बदलना नहीं है, लोग ताकि बेकार है, तो चुप्पी साफ तो कहीं बंद कर दिया, छोड़ दिया अपने हाल पर। फिर तो पूछते भी नहीं थे तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ, क्या कर रहे हो, क्या कुछ। तो इसलिए कानपुर में एक अजीब सा अकेलापन, घर में भी हम किसी एडमिशन नहीं कर पा रहे, एक आवारा जैसा मान लिया गया है। और ये जहाँ पढ़ाने को जाते करे वहां भी सबकी निगाह देखा जाता है। तो वो पूरा ऐसा मन बना उस समय चट गया, और तब ये हुआ कानपुर छोड़ गया। तो पहले तो हम गए राजस्थान कोटा, पहली बार गए तो बहुत दूर गंगानगर नाम का एक राजस्थान था जहाँ डीएवी कॉलेज हुआ करता था। वहां पर एक साइंस टीचर की पोस्ट निकली होगी, हमने वहां अप्लाई कर दिया था और वहां पर हमको इंटरव्यू के लिए बुलावा गया था। और ये भी था उसमें ये था कि आपको आने जाने का किराया दिया जाए, तो किराया मिल रहा था, हम चले गए। लेकिन वहां जब गए इतनी दूर था, वो 3 दिन लगे थे जाने में कानपुर से। तो उसके साथ ऐसा वो है कि वहां जैसे ही उतरे, गर्मी के दिन थे, जून का महीना, वहां जब उतरे तो मतलब उतरते ही स्टेशन पर ये हुआ कि यहाँ कैसे रहेंगे,
इतनी दूर। तो मैंने उसका हमें याद है इंटरव्यू दे के आए थे और हो भी गया था। फिर बाद में वो करने लगे। अच्छा हमने मान जब इंटरव्यू दे के आए तो ये हुआ कि अब यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो जब बाद में दोबारा आपको बुलाया गया इंटरव्यू खत्म होने के बाद, हमने बोर्ड के लोगों ने बुलाया ये तय करने के लिए आप यहाँ रहने के लिए जाएंगे। तो हमने उनसे फिर हमने उनसे कहा कि जो स्केल आप दे रहे हैं हमको, इसमें हम वैसे नहीं रह पाए। इस बहाने से फिर हम तो हमको लौटने किराया नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि हम आपको आने किराया देंगे, लेकिन हम तो रखना चाहते हैं आपको, और आप नहीं रहना चाहते हैं तो लौटने किराया नहीं देंगे। तो इस तरह कई जगह इस तरह उसका फिर बाद में इलाहाबाद ये मान के आए, अब इलाहाबाद जा रहे हैं, अब स्थायी तो इस तरह इलाहाबाद पहुंचे और फिर आगे तो राजेंद्र कानपुरी जो थे राजेंद्र इलाहाबाद। तो आपके जीवन में बाबा की भूमिका है, तो आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि हमारे जीवन में दो बाबा हैं, एक हमारे अपने बाबा और एक तुलसीदास। लेकिन एक जगह आपने और भी कहा है जो दो बातों में थोड़ा सा विरोधाभास है कि मौसी के माध्यम से आपने बाबा की कहानी सुनी, तो ये कहानी मतलब किसके नजदीक ज्यादा बनती है? मौसी वाला किस्सा पहले वो मौसी हमारी यूनिवर्सिटी का था हमारे हमको ले गए थे हमारी मौसी थी पंजाब में, और वो मौसी एक तरीके से उनके पति उनको छोड़ के चले गए थे। लौटे ही पता नहीं कहाँ था, क्या वजह थी भी, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत करते। तो जब हम जाते थे जो भी अकेली थी छोड़ के चले गए थे और संतान कोई थी नहीं, तो पूजा पाठ बहुत करती थी। जब हम पहुंचते थे तो अपने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ती थी कि ठाकुर जी आज माफ करना, हमारा बच्चा है, अरे उसकी सेवा करेंगे। तो ठाकुर जी बहुत भी और हमारे लिए हमको फिर अच्छा कुछ मतलब खाने के लिए अच्छा बनाती थी। तो हमारी पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। शुरुआत पढ़ाई की पाठशाला गाँव का स्कूल के पास, तो रुचि थे, रुचि रहते भी थे उसी मकान में थे, और उसी मकान में हमारा नाम भी लिखा दिया गया था। बच्चे पाठशाला तो वहाँ तो प्रार्थना होती थी, एक प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, दूसरे को उसी ज्ञान से कीजिए, ये होती थी। तो जब मौसी पूजा करने बैठी तो हमने उनसे कहा कि मौसी ये प्रार्थना आपको नहीं कहती, आप भी पूजा करती है, वहाँ हमारे रुचि ये सिखाया, तो आपको नहीं करती। तो बोली क्या क्या सिखाया है रुचि? हमने को सलाह दी यही ज्ञान ये बहुत सारे लोगों को कीजिए। हाय लगा ये कैसी प्रार्थना है, हमारे लगा तो लोग भाई नहीं कोई, तो जब तुम्हारे मुंशी का सिखाते तुम हमारे लगा में बिगड़े नहीं है, लोग क्या करेंगे? ये नहीं, तुम क्या प्रार्थना करो। और बताया कि शीघ्र सारे सद्गुणों को हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों को क्या कृपा करके दीजिए, इस तरह से जोड़ दिया। तो ये अच्छा मुंशी जी के यहाँ पहाड़े भी लय के साथ याद कराए जाते थे, जो भी याद कराया जाता था एक लय के साथ, तो जो छंदबद्ध कविता की लय उसका बोध उसमें सामूहिक दिखाई देती थी। और इधर मौसी ने वो इस्लाह करती, इसको इस्लाह करके वो बात देना को ज्ञान था नहीं समझ नहीं। तो मौसी को हम इसलिए याद करते हैं एक तरीके से जिसको बाद में जब हिंदी में हमने पढ़ा लिखा, तो जिसको काव्यशास्त्र के माध्यम से जाना कविता में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, काव्य दोषों का या उर्दू में बाबा के माध्यम से इस्लाह
नाम की जाने को परंपरा से है। ये तो मौसी के यहाँ पहले ही अनजाने न मौसी को मालूम था कि हम इसको इस्लाह कर रहे हैं या कविता सिखा रहे हैं, न हमको मालूम था कि कविता सिखा रहे हैं, लेकिन ये एक सेंस आया था कि अनजाने कि कविता में क्या कहना है, तो इसलिए मौसी को याद किया। बाबा को याद इसलिए किया बाद में कि बाबा भाई मौसी तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो तो एक सहज बोध से कॉमन सेंस से कह लो, तो गांव के लोगों में होता है, तो उससे उन्होंने वो और प्यार में क्या बारे लड़ा में जरूर तो कोई है ही नहीं, तो वो प्यार मोहब्बत में सहजता से बात निकल गई। उसका बाबा के साथ ये था कि बाबा को फारसी के अच्छे जानकार थे और चूंकि आगे थी नहीं, तो उनका मन ये था कि इसको उर्दू सिखा दी जाए, बल्कि उन्हें उर्दू के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो रटा दिए और चाहते थे कि लिखना भी सिखा दें, लेकिन चूंकि दिखाई नहीं पड़ता था तो लिखना हमको उस तरह नहीं सिखा, लेकिन संस्कार उर्दू का होना था। और तुलसीदास, हाँ तुलसीदास की रामचरितमानस वो हमसे रोज एक पेज सुनते थे, जब हम पढ़ने लिखने काबिल हो गए आगे से, तो पता नहीं 4-5 बार तो रामचरितमानस का पाठ पूरा हुआ होगा और बाबा ने फिर कहा वर्षन करेंगे, तो कई बार तो तुलसीदास को हम बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा इंसान के लोग तो हमारे अस्पताल को बातें पूरा हो गए, और दूसरे बाबा तुलसीदास से भी हमने काव्य का संस्कार, खास तौर से प्रयोजन ठीक कहते हैं, प्रयोजन कहते ना भाषा में तुमसे ये प्रयोजन, तो वाकई अच्छा पहले क्या होता था, पहले हम समझते थे तुलसीदास को भी क्या हुआ, रघुराई है तो वहाँ जाई तो मिला दी, और रघुराया है तो जाया मिला दी, अरे तो हम कर सकते, तो तुलसीदास को गंभीरता से नहीं समझते, उन्हें तुक मिलाने के लिए तुक मिलाना ही कविता है, इस तरह कोई बोल करता था, तो हम नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह की बात थी। लेकिन जब समझ कई बार पढ़ा तब समझने लगे, और तब अच्छा गीता पर नीचे अर्थ लिखा होता था, तो पूरा मोटे टाइप में होता था, जो पढ़ते थे उसी से तो जो अर्थ का भी बोध होने लगा, तब फिर मालूम पड़ा कि वो शब्द का जो चुनाव करते हैं तुलसीदास, जैसे एक हमें याद है वो जो विभीषण जब आता है शरणागत होता है, तो लिखते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण दीन गए दसमाथ सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन उस वक्त जब पार्टी चिट्ठी बार कहा होगा, बाबा सुन रहे, बाबा ने प्रश्न कर दिया, बाबा बोले कि पहली लाइन में संपत्ति कहा, दूसरी लाइन में संपदा कहा, इसमें क्या फर्क है, पूछा बाबा ने। तो जो अर्थ लिखा था उसमें दोनों का धन संपत्ति, धन वैभव कोई संपदा का पूछ वही आती है, तो बता दिया। तो बोले कि तो दोनों जगह संपत्ति क्यों नहीं कहा, वहां भी संपत्ति कहते हैं, वहां भी संपत्ति कहते हैं, कई अर्थ में कहना है तो दो शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, और इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं। उनका सोचना इस पर, तो हमें जहां तक याद हो रखा है उस पर हम कोई जवाब बाबा को नहीं दे पाए। लेकिन जब देवीशंकर अवस्थी की संपत्ति है, अच्छा देवीशंकर अवस्थी बजवाड़े की थी और निराला श्री रामलाल जी बड़ानी सब, तो देवीशंकर जी तुलसी प्रेमी थी, हालांकि काम उन्होंने आधे तक कविता जो लिखा अभी तक वो हुए आधे का शोध की केवल सूरदास, हाँ प्रेमाश्री भक्ति पर उन्होंने शोध किया था, आधी शताब्दी में प्रेमाश्री। तो लेकिन जो आलोचना के क्षेत्र में उनका नाम हुआ पर तुलसी को, तो जब देवीशंकर अवस्थी से मुलाकात हुई तब ये शब्द कल्पना पत्रिका निकलने लगी, पढ़ने लगे,
तो उससे भी नई कविता का बोध हो गया। तो इस तरीके से काल भाषा क्या होती है, ये सब क्या होता है इसका, तो बाद में ये मालूम पड़ा। अच्छा, जिज्ञासा तो पैदा हो गई थी कि संपत्ति और संपदा दो शब्द कैसे हैं, और ध्वनि में फर्क है, संपत्ति संपदा। तो ये जो बाद में जब तुलसीदास बैठ गए मन में बाबा के जमाने में, उन्हीं मन में बैठे हुए तुलसीदास को जब कुछ ज्यादा बोध हो जाने के बाद नए नजरिए से देखने का मौका लगा, तब जाना कि जो शब्द बोध है तुलसीदास का, तो उसमें भाव ये है कि संपत्ति थोड़ा उसमें दीर्घ से अंत नहीं होता, हल्की संपत्ति। तो रावण ने 10 माथ दिए शिव को, तो उन्होंने दी उस संपत्ति, आखिरी पर जो राम ने दिया विभूषण को, रावण ने 10 माथ दिए, तब उन्होंने संपत्ति दी, यानी कम दिया। हमारे राम ने तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे राम को देखो, विभीषण को उसी दिया। और संपदा, तो जो ध्वनि का अर्थ है छोटी और यहाँ बड़ा, यानी तुलसीदास कहना ये चाहते हैं कि राम ने जो दिया विभीषण को, वो शिव ने कहा दिया था, रावण 10 माथ देने पर भी नहीं दिया था। हमारे राम तो जो आगे कहते हैं ऐसो को उदार जन्माही, वो ऐसो को उदार जन्माही वाली बात हुई है, वो यहाँ पर संपत्ति और संपदा दो शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट। अब ये जो शब्द संस्कार है, ये तुलसीदास है। और जो आगे बात में कहा कि कविता की भाषा में केवल शब्द ही नहीं अर्थ देता, ध्वनि ही अर्थ देता। जो कवि होता है वो शब्द से ही नहीं, एक एक ध्वनि से काम लेने का तो प्रयास करता है। शब्द सबसे अधिक वेद्य माध्यम है। आगे का बात, ये जो वेद्यता है कि अधिकतम उपयोग कर लो, एक अंश भी शब्द का, चाहे वो ध्वनि के रूप में हो, वो भी बेकार न जाने पाए, वो ये कुछ कवि की क्षमता है। तो इस तरीके का तुलसीदास, तो वो जो मौसी का मामला है और बाबा का मामला है, दोनों ने इस पर काम किया। बाबा के समय तक तो ज्यादा परिष्कृत बोध हो गया है, मौसी के समय बच्चे थे। शुरुआती आपकी कविताएं हैं वो लोक धुनों पर हैं। हाँ। तो जैसे आपने एक जगह कहा है कि जो हम पुरानी किताबें देखते हैं और कहीं वो जो रजिस्टर पुराने हैं वो नजर आते हैं तो आंख मिला लेते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा ये जो आंख मिलाना है, वो मिसाल दी है जी, जैसे पुराने प्रेम को, जी, किसी से प्रेम किया हो और संबंध न बन पाया हो, तो फिर बात जब मिलती है वो थोड़ा सा चुरा के जी बचा के, तो वही बात जब पीछे का वो देखते हैं कि ये भी हमने लिखा दिया है, अब तो भाई इस तरह का लिखा जा रहा है, तो उसकी तरफ घूम के देखने में ऐसे ही देखें, प्रेम भी होता है उसके साथ, लेकिन थोड़ा नजर बचा करके लेकिन बचाए रखना चाहते हैं उसको। नहीं, बिल्कुल देखो, वो उसमें असल में बच्चन का असर था। बच्चन जी भी कब सम्मेलन में आया था, तो बच्चन जी उन्होंने लोक धुनों पर गीत लिख रहे हैं। अच्छा, एक बच्चन जी लिख रहे हैं, लेकिन बच्चन जी से पहले उस जमाने में ये जो रूप धुनने का काम है, ये मशीनों से नहीं होता था, बाकायदा फेरी लगाते थे, दुनिया कहते थे, कोई यहाँ को होता था कंधे पर करके, एक को उधर जैसा ये रहते थे, और वो जब फेरी पे निकलते थे तो उनको बुलाया जाता है, तो रूल को घर में आके सुनते थे, टाट करके उसको, और भी पुरानी हिंदी, और उसको उससे जो उधर जैसा छोटा सा होता था उससे ऐसे करके, तो उससे आवाज भी करती थी, तुक तुक तान तान, तुक तुक तान तान, इस तरह की आवाज करती थी।
तार से रूपों के समय ये आवाज अच्छी लगती थी। धोबियों को देखा कपड़ा धोते हुए सीओ राम सी इस तरह की आवाज। तो बच्चन जी की कविता बाद में सुनी, लेकिन ये जो लयात्मक श्रम की लय है, ये श्रम की लय मन में बैठ अच्छा उधर कर्म के स्तर पर, सक्रियता के स्तर पर वो मजदूरों का साथ से मजदूरों के प्रति एक आत्मीयता भाव पहले जागरूक था। तो वो कुल मिलाकर के जिस परिवेश में हम राजनीतिक रुझान के तहत जिस क्षेत्र से जुड़े हुए, जिन लोगों से जुड़े हुए थे, उनके जीवन की लय, उनके जीवन से जुड़ा हुआ ये काम, ये पेशे थे कारीगरों के, ये एक तो ये था। और दूसरे को लयात्मकता प्रभावित करती थी। और फिर बाद में बच्चन को सुना। बच्चन उन दिनों वो शुरू कर चुके थे, महुआ के नीचे मोती झरे, बाकालाल गात सुनाते, महुआ के नीचे मोती झरे, महुआ के, या वो जाओ जाओ दिया से सोन मछली, सीता जी का जन्म माना, गोविंद का सुख लेकर माना, रह गई आंखों में आंसू की डली, जाओ जाओ दिया से सोन मछली। बच्चन सुनाते, बच्चन को सुना था इस तरह के लोकगीत के रूप में जो कविता लिख रहे थे। और इधर हमारा ये संस्कार था ही, श्रमजीवी वर्ग से परिचय, उधर दुनिया और धोबी। तो ये जो तुक ताय इसी धुन पर एक कविता याद है ऐसा ध्वनित करो अंतराल, करो साय साय, या वो धूल सियो राम मस्त मस्त जियो राम, हिम्मत से मन के घावों को सियो राम, सियो राम इस तरह। तो ये लय जो साक्षात जिससे हमारा संपर्क हुआ था, उस लय को कविता लिखने के नाते, कविता लिखने का जो उत्साह जा रहा था, उससे जुड़ती जुड़ी। और इस तरह वो लोग भी उदाहरण हुआ। बहुत से लोग भी बल्कि उन दिनों तो इतना उत्साह था कि कई कापियां इस तरह के गीतों से भर गई थी। मेरी कुटिया पे राज मन, मेरी कुटिया पे राज महल बलि जाए, कुटिया गोबर का पिताई आने। गाँव में नहीं समझना, गाँव में कैसे घर होती है, गोबर से आई जो गाँव से महसूस करते हैं, और वो सही में गाय को खाती है, वो सब बदल ही गया सब। तो लेकिन उस जमाने में गोबर से निकला चूल्हे नहीं किया था गाँव में गोबर से, तो वो सब था गाँव का। तो इस तरह वो लोग भी तो फिर अब वो छूट गया, कुर्बानी करता छूटी। सर, जब आपने कहा कि जब आप कानपुर से इलाहाबाद आए तो साहित्य का संस्कार लेके और राजनीति चेतना का संस्कार लेके आए, लेकिन निश्चित रूप से आप उस समय युवा ही रहेंगे, बल्कि किशोर वह रही होगी, तो वो जो समझ रही होगी वो थोड़ी कच्ची ही रही होगी। तो इलाहाबाद आने के बाद इलाहाबाद की जो साहित्य हलचल थी, वहाँ जो बहस मुबाहिसे होते थे, उन्होंने कैसे आपको गिरफ्त में लिया, जो एक साहित्यकार के रूप में आप ढले फिर आगे? इलाहाबाद के बारे में जानकारी तो कानपुर लगे, जो पत्रिकाएं करती हुई उनमें इलाहाबाद का वर्चस्व था, ज्ञान करता था से, और कल्पना निकलती थी हैदराबाद से, नई कविता निकलना शुरू हो गई थी इलाहाबाद से। तो इस तरह की पत्रिकाएं पहुंचने लगी, और चूंकि रविशंकर अवस्थी के साथ तो उनके इस तरह की पत्रिकाएं आती थी, और उन पत्रिकाओं में खुद भी लिखते। तो इस तरीके से इलाहाबाद आने से पहले ही
इलाहाबाद में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में क्या इलाहाबाद की गरिमा है, इसका अंदाजा पहले से है। कई नाम जो बहुत जाने माने नाम, लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवन जी, इन सबके नाम भी काम में पड़े, नरेश मेहता, इन सबके नाम, मुक्तिबोध की कविता भी छपी थी कार्यक्रम, तो ये सब नाम पढ़ने लगे थे। तो जिसको पहले देखा नहीं, उनमें से बहुत से लोग जो कविता में लिखते थे, गद्य में लिखते थे, उनसे इलाहाबाद आने पर धीरे धीरे परिचय हुआ। हालांकि हम संकोच ही बहुत एक बड़ी खराब आदत जो बहुत बाधा बनी हमारे साहित्य की बनी, वो संकोच की। हम अपनी रचनाएं जल्दी किसी को दिखाते नहीं, कुछ मतलब हिचक कविताएं लिखते थे। ये जान लो कि बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि हम कविता लिखते हैं। हम अपनी किताब छप जाती थी तो भी भेंट करने में संकोच करते, जबकि आजकल लड़के बड़े उत्साह है, ये किताब लिखी सर बड़े लिख के देते हैं। हमको बड़ा लगता है। अच्छा, एक बात मन में ये बैठी हुई थी कि भाई जब किताब छप गई तो प्रकाशक पे छाप नहीं किताब, तो अब वो बिकेगी, लोग खरीदेंगे, अपने आप ही जान जाएंगे, हमें क्या करना है, किताब छप गई, सब एक पहुंचेंगे। तो ये सब किताब छपने के बाद अपने आप ही पहुंच जाएगी पाठकों के पास, ये उस समय एक कच्चा बोध इस तरह का था। तो इस नाते किसी को देते नहीं थे, कहते नहीं थे, दिखाते नहीं थे, संकोच, तो लोगों ने जाना ही नहीं। वो तो अमृत राय जिसे अच्छा, अमृत राय जी नई कहानियां निकाल रहे संसद में, वो दिल्ली से नई कहानियां लिखी, वो आ गई थी अमृत राय जी। तो अमृत राय उसमें एक कॉलम निकालते थे कथा नगर नाम से, तो हमने उनको कानपुर पर एक रिपोर्टाज जैसा लिख करके भेजा। शीर्षक था उसका जीवन में लटका शहर कानपुर। तो वो जो रचना उन्होंने छापी पहली बार, फिर कहानियां वाले भी छापना शुरू कर दी उन्होंने। तो इस तरह लेखक के रूप में नाम हम तक हमारा पहुंच गया। संपादक वो थे और लेखक संपादक के नाम पे इसमें वो चीजें पहुंची और उनसे परिचय पत्र के माध्यम से हुआ। तो वही हमारे एक तरीके से इलाहाबाद में हम कहाँ जाएंगे, किससे सहारा पाएंगे, ये हमको कानपुर में ही अंदाज लग गया था कि हम जाएंगे तो चिट्ठी पुट्ठी तो है ही देखा सुना ना हो, तो क्या जाने, उनसे कहीं मैं जिसकी रचनाएं आप छाप चुके हैं तो देखेंगे। तो इस नाते अमृत राय जी के बच्चे इलाहाबाद चले गए और शुरू होने गया। तो हमको इलाहाबाद में स्थायी ठिकाना जो मिला उसका श्रेय अमृत राय और एक उर्दू एहसान था जो प्रादेशिक राइटर थे उर्दू के, और यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड भी थे और डीन भी थे, आर्ट्स फैकल्टी। तो एहसान साहब आते थे अमृत राय जी के। अब अमृत राय जी ने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये अरविंद कुमार है, ये प्रगतिशील लेखक के सदस्य हैं और ये कानपुर से आए और थी, तो वो मिलाद भी मिल गया। अच्छा, और बाबा ने उर्दू का संस्कार दे ही दिया था और कुछ सिखा भी दी थी, तो ये भी पता लग गया एहसान साहब। तो इस नाते एहसान साहब भी हमें रुचि है, वो भी चाहते थे लड़का तेज है, इसको कुछ आगे मौका दिया जाए। तो इलाहाबाद में हम पढ़ने के लिहाज से नहीं गए कि हम वहाँ नौकरी करेंगे या पढ़ाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, ऐसा कुछ सोच रहे थे। क्या करेंगे सोचा ही नहीं था, बस अमृत राय जी हैं और लिखने पढ़ने में रुचि है, लिखेंगे पढ़ेंगे चल करके, और अमृत राय जी किसी से पूछेंगे क्या करना, लिखेंगे। तो इस नाते गए, लेकिन फिर वो होना था। हम चूंकि एहसान साहब यूनिवर्सिटी में थे और अमृत राय जी ने प्रशंसा कर दी थी, तो बहरहाल फिर अमृत राय जी एहसान साहब ने फॉर्म जमा दिए, मैंने कर लो,
खुद ही फॉर्म भरवाया हमसे डेली, 3 फॉर्म भरवाए, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। बड़ी जिसमें हो जाए तो खेल खेल में कर दोगे। हम कहते थे मियाँ देखो अदब से कोई गेम चलता है, उस बेअदबी करो। अच्छा, इन लोगों ने यही था, एहसान साहब तो खैर साहित्य को व्यापार थे, लेखक थे, लेकिन बिना उस्ताद वाला गुरु एहसान साहब नहीं था, और बड़े लेखक होने का गुरु हम साहिब। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सिद्धांत कांग्रेस कांग्रेस का जो रिश्ता बनता था उसमें छोटे बड़े और तो बड़े दोस्ताना रह जाएंगे। इंसान है और जाओ जिस लिस्ट में नाम पहले आ जाए नाम 3 फॉर्म भरवाए और इत्तेफाक से लिस्ट में नाम निकल गया। हमसे आए बोले निकल गई हिंदी की लिस्ट, जाओ फिर से दाखिल क्या करते तो न चाहते हुए भी दिया और फिर इस तरह तो ये इलाहाबाद में स्थायी रूप में इस तरह तो इलाहाबाद में क्या फर्क, इलाहाबाद में आने पर फर्क ये था कि एक तो ये चीज आई कि हिंदी में नहीं, तो हिंदी में एमए करने से इतना लाभ हुआ कि जो एक एकेडमिक जानकारियां वो तो संभव नहीं था दूसरे रूप में, उस एक पाठक के रूप में तो खैर रिश्ता तो बनता था, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में रिश्ता बना, उससे भी एक संस्कार मिला बहुत सी चीजों। यहाँ तक कि शायद बहुत सी चीजें अनपढ़ी रह गई होती, भाई बहुत सी चीजें तो कोर्स में होने के काव्यशास्त्र क्या कोई रुचि तो थी नहीं, भाषा विज्ञान की रुचि तो थी नहीं, विद्यार्थी होने के नाते पढ़ना काव्यशास्त्र पढ़ना पड़ा, तो एकेडमिकली जो एक संस्कार दिया साहित्य का इलाहाबाद में वो इस टाइम पे पड़ा। फिर उसके बाद कई के साथ हमने सिनेमा देखा, प्यासा फिल्म, अमर साहिब जी पंत जी का इंटरव्यू ले रहे थे धर्म के लिए, शायद जहाँ तक धर्म है इसी पत्रिका के इंटरव्यू ले रहे थे, तो हम उनके साथ वहीं पर एक बड़ा कि पंत जी से कहा कि प्यासा लगी हुई है ना सिनेमा खराब टाकी बड़ी खराब खटमल टाकी से तो बोले अब पंत जी मेरे नफासत पसंद सुकुमार तो लेकिन उनको नाज जैसी टाकी उसको खटमल टाकी कहते हैं, उसमें फिल्म देखने के लिए प्यासा फिल्म देखने के लिए पंत जी को राजी कर दिया, साथ में देखिए अब जब ये उस कर्म पर नहीं चली तो इस तरह का सार्थक मिला। तो 2 चीजें सीखी, एक तो ये सीखी कि जो बड़े छोटे का भाव होता है इस साहित्य में होता है, बल्कि आज भी जब कहा जाता है युवा कथाकार वरिष्ठ कथाकार बड़ा खराब होता है, ये विशेषण बेमतलब माना, क्योंकि साहित्य में अगर साहित्य है तो हुआ है, हम तो होंगे अगर होंगे तो, अगर हमारे लिखे हुए साहित्य में दम है तो जरूर हुआ होगा। तो हम उम्र से 25 के हो सकते हैं, 50 के हो सकते हैं, लेकिन लिखा हो जाएगा जब और वो अगर वाकई प्रामाणिक होगा, जीवंत होगा, उस पर संवेदित करने की शक्ति होगी तो जवाब ही रहेगा। तो हमने वही सीखा कि बल्कि किसी ने कहा भी शायद अंग्रेजी में किसी ने कहा कि कविता की भाषा में विशेषणों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो जीवन में साहित्य के क्षेत्र में जब साहित्य जीवन में आ गया तो वहां पर
जब हम किसी बड़े साहित्यकार से मिले तो उससे हम बहस भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बड़ा आदमी छूट दे रहे, वो हमसे बहस कर सकता है, हमसे बहस कर सकते हैं, वो हमारी आलोचना कर सकता है, उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो ये आलोचनात्मक सलूक करने का अधिकार साहित्य ने दिया, संस्कार दिया इसका। और इस तरह जो इलाहाबाद में आए तो प्यार भी मिला, कभी कोई फटकार भी नहीं, दोनों चीजें ऐसा भी हुआ। श्रीपत राय, एक कहानी देखी हमने, जब प्रेमचंद शताब्दी वर्ष चल रहा था तो उन दिनों ये हुआ कि प्रेमचंद कहानी होगा और पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो ये था कि वो जो वंशीधर है मगर आज उनका वो क्या कर रहा होगा, और वो जो आलोपी देव है वो आज कोई फैक्ट्री खोल ली होती, तो फैक्ट्री के मालिक हो गए होते हैं। तो वंशीधर की उत्तर कथा नाम से कहानी लिखी। श्रीपत राय जी जो बड़े लड़के थे प्रेमचंद के, वो कहानी पत्रिका निकालते थे, कहानी हमारी छापी, कई कहानियां कहानी में छापी थी। शिवाजी पत्र बहुत बड़ी खूबसूरत राइटिंग थी उनकी, और एक संपादक के रूप में उनकी विशेषता ये थी कि नए से नए लड़के को भी अगर वो छापते थे तो राय देकर छापते, तुम्हारी कहानी में ये बात अच्छी है, तुम्हारी कहानी में ये नहीं अच्छी है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको दोबारा लिख के भेजो, इस तरह करते थे। तो वंशीधर की उत्तर कथा हमने उनको भेजी, क्योंकि 4-5 कहानियां छाप चुके थे, शायद 6ठी-7वीं बार भेजी होगी। वंशीधर की उत्तर कथा उन्होंने पढ़ी और जवाब आया एकदम निष्ठार उसका, साफ साफ कोई एकदम निष्ठार उसका। तो इस तरह और ना हमको बुरा लगा भाई, हमको जब वो श्री नारायण शुक्ल के राम दरबारी को श्रीपत राय ने नहीं बख्शा, श्रीपत राय ने बड़ी खराब बड़ी कटु आलोचना लिखी थी श्री नारायण शुक्ल के राम दरबारी। तो जब श्री नारायण शुक्ल का उपन्यास अच्छा लोकप्रिय हुआ, उसको उन्होंने नहीं बख्शा, राजे दुर्भाग्य किसके उसको बुरा मानते हैं। तो ये रिश्ता बनता है कि कोई लिहाज नहीं, सीधे सीधे कह सकते हो कि निष्ठान है। और हम भी बुरा नहीं मानेंगे, हमारे का एक संपादक के रूप में उनकी राय, हालांकि बात छपी होगा सारिका में छपी, तो इस तरह की संबंध। अब कॉफी हाउस में क्या बहसें होती थी, काफी भैरव प्रसाद गुप्त की दबंग गई और शाही जी, भैरव जी और मार्कंडेय, इनके 2 नाम थे, ये थे था कि मार्कंडेय का अगर आशीर्वाद मिल गया किसी नए लेखक को, अगर मार्कंडेय के पास आते थे तो मार्कंडेय प्रश्न अगर उन्होंने सहारा दे दिया तो फिर ये सब आगे लेखक बन ही जाएगा। और भैरव जी डांटते वो विचारधारा स्तर पर बहुत स्वस्थ, अगर तुम सबसे नुकसान कर ऐसे समझो कि अमरकांत जो भी और भैरव जलेश जैसा बना तो नहीं था, दोनों भैरव जी थे और लेकिन अमरकांत जी की कहानियां पढ़ो तो विचारधारा उसमें आएगी, लेकिन वो भावी नहीं होगी, स्थूल नहीं होगी, नारेबाजी नहीं होगी, फार्मूला लेखपत्र नहीं होगी। भैरव जी की विचारधारा इतनी सख्ती से पालन करते थे उसका, वो उसमें हावी हो रहे थे। इसीलिए अमरकांत ज्यादा बड़ी रचनाकार कथा के क्षेत्र में लिखा हुआ और सक्रिय है, संपादक के रूप में भैरव जी का स्थान संपादक के रूप में बहुत कहानी या कहानी या माया, तो जिस पत्रिका से जुड़े भैरव जी संपादक के रूप में उस पत्रिका को ऊंचाई। तो भैरव तो कहने का है कि ये भैरव जी और मार्कंडेय जी जैसे लोग इनसे नए लेकर बहुत संपर्क करने की कोशिश करते थे, और अगर ये खुश हो जाए तो छपे छपाने की भी खूब सुविधा भी अच्छी मौका मिलता था।
अच्छा, हमने कहा जैसे पहले हम सब दो चीजें, हम मार्कंडेय जी से बहुत बात मिले और मार्कंडेय जी को भी कभी रचना अपनी हमें लिखा। जब वो कथा का अंक रुक के निकालने लगे, पहले जल्दी जल्दी करते लगा, बाद में लंबे गए के साथ कथा किया। तो उन्होंने खुद ही जब दो किताबें लिखी हैं तो आलोचना की, तो हम उनसे मिले तो उनको दिया था और फिर छापा भी बहुत उसके साथ तो मार्कंडेय से बहुत बात है, भैरव से हम पहले भी किया। तो इस तरह इलाहाबाद से रिश्ता बना, लिखने और जानने बुझने में, छपने छपाने में कुछ ज्यादा गति आई, समझदारी भी आई, क्या छपाना चाहिए क्या नहीं छपाना चाहिए। बहुत सी कविताएं हमने बहुत बार में भी छपने की, बहुत जब मांगी लोगों ने डायरी तक किया, किताबें बहुत बार छपी। तो ये सब एक जगह प्रणय जी ने भी लिखा है कि आपने इलाहाबाद के अपने जो धीरेन्द्र वर्मा जी वाला जो घर था उसमें दीवालों पर खूब सारे पेंटिंग बनाए थे। और प्रेम जी के साथ जबकि बातचीत है वो भी उसमें कहते हैं कि जब बचपन में उनके आप कुछ बनाते थे। तो ये जो रचने की पूरी प्रक्रिया है कि एक तरफ तो कविताएं आप लिख रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी रच रहे हैं, तो ये जो एक कलाकार की जो बेचैनी है ये अनेक मुद्दों पर आपको सक्रिय हम देख सकते हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये क्या है जो हर तरह से हम अपने आप को कहना चाहते हैं? प्रेरणा एक तो हमने बताया हमारे आज चार दिन तो ऐसे 4 ये सब आतिशबाजी देखते तो पूछे जाते उनको बढ़ाते थे कि कैसे बोल रहे हैं, बात तो ये सब अच्छा। फिर हुआ क्या कि जब किताबें नहीं आती थी तो नई किताबों तो सबसे पहले यहाँ तक कि रामचरितमानस का जो होता था उसमें भी बड़े सुंदर से राम के हर कांड के शुरू में चित्र होता था, तो जिस कांड में जो होता है उसके लिए चित्र हर कांड के शुरू होता है, बड़ा अच्छा तो चित्र देखने बड़े अच्छी लगती थी। संगीत सुने जो आया चोरी की तो विशाल संगीत से हम जब शादी उनके साथ हमारे घर में पर सोना ये जो था तो हमें याद है गाँव जब गए तो गाँव में और एक कोठरी होती थी इससे भूसा हो रहा है, गाय जानवर पालते थे तो जानवरों के लिए भूसा इकट्ठा ही एक कोठरी में तो उसको भूसे वाली कोठरी कहते हैं। एक बच्चा जिसका न संबोधन है, जिसके कपड़े भी बाबूजी और मां के बक्से में
न हमारा कोई संधु का लक्ष्य है, न हमारा कोई जोड़ा लक्ष्य है। लेकिन क्या सोचिए बच्चे रेडियो चुराएंगे और लालच है ये रेडियो किसी प्रकार लेके चले जाएंगे, कान में जब जाएंगे फिर लक्ष्य ना हम गलत मान गए। तो जहां भूसा रखा होता था वहां जाके छिपा। अब बताओ इतनी भी अकल नहीं थी, भैया कानपुर ले कैसे जाएंगे? बाबू जी के साथ बोल रहे हैं, अम्मा के साथ बोल रहे हैं, बक्सा सा कोई अलग है नहीं, झोला अलग है नहीं, काहे छुपाएंगे? लेकिन ये नहीं समझा, वह छुपा दिया उसको, कानपुर ले जाएगा। अब पूरे घर में बुराई होती, रोज सुन रेडियो भागे, हल्ला मच गई। अब डर लगने लगा, अब क्या करें? सब जान रहे हैं। तो फिर इतनी चालाकी उस पर की हमने कि वो जो छिपाया था उसको थोड़ा निकाला और ऐसी जगह रख दिया उसे ढेर पर जहां से दिख जाए, जब ऊंचा निकालने के लिए जाए तो दिख जाए, तो जो भी इलाके बन जाए किसी ने कोई आया किसने का पता और इनको रेडियो को मिला और वही हुआ। बाद कोई दूसरा ले गया होगा तो देख गया होगा, अरे रेडियो यहाँ रखा है, अब मिल गया था। लेकिन ये देखो संगीत से इतना प्रेम था, गाने इतने अच्छे लगते थे, रेडियो सुनते रहेंगे बाद में आते। तो ये संगीत और चित्र इनसे भी हमको प्रेम था। और कविता कल सम्मेलन में बात बोल जाती थी और उन लोगों के पोस्टर, उन लोगों फिल्मों के पोस्टर बाहर एक ऐसा एक ठेला होता था भैया लगा हुआ, इसमें ऐसे एक तरफ घर होता था और घर होता था, जो फिल्म होती थी उसका एक पोस्टर इधर लगा चिपका हुआ और दोनों बाहर ढोल बजाते हुए वो निकलते थे फिल्म का प्रचार कर, हाथ निकलते उस जमाने में बाजा बजाते हुए निकलते सबको पर वो प्रचार करने के लिए कौन सी फिल्म कहाँ लगी वो देखते थे पोस्टर, उससे बड़े अच्छे लगते थे। तो इस तरह मन में आलू किया। अच्छा गांधी जी के हम बताई थे कि बचपन में गांधी जी का इसके बना करके करते थे बच्चों को दोस्त तो वो कर चुके। तो इस तरह ये बना और सीखा नहीं लोगों ने, ना हमने ड्राइव कहीं सीखी, जो बचपन में 8वें 6वें 7वें 8वें रही होगी उसमें सीखी लेकिन कहीं और आगे सीखने का है, लेकिन गाने से भी कोई और चित्रकला से। तो ये हमारे सहज मतलब ये सहज रुचि जो जाती उससे इतना संभव हुआ। और तुमको बता दें जब हमें तो आखिर में जब उनका आखिरी समय था तो वैसे तो दो रहे थे लेकिन जब उनका आखिरी समय आया हमको पता भी नहीं कि आखिरी समय आ गया, लेकिन वो अशक्त हो गई थी, पानी भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं सकते थे, हम अपनी अपना बैग छोड़ करके घूमते उस पर चले गए थे और ऐसे ही कोशिश करते थे जितना आराम को मिल सके कोशिश करते थे, पानी पिलाना, दवा ठीक होनी चाहिए। हालांकि हम भी कोरोना में थे लेकिन पूरा ध्यान था कि तो जब उनकी जब आखिर में उनको एक इंजेक्शन लगाया गया पेट में और उल्टा करके उनको डॉक्टर ये कहा गया कि इनको उल्टा डाल दीजिए कुछ ऑक्सीजन ज्यादा रिसीव कर सकेंगे। तो उनको नर्स आई उसने उल्टा डाल दिया तो हमारे हम ऐसे पक्षी वाले बैठे हुए थे इस पर यहाँ पर उनका सर रखा हुआ था और हमें इंजेक्शन लगाया था तो हमें सो लेकिन जब ऑक्सीजन हमारे पास था तो ऑक्सीजन लगाया तो जो आखिरी मुद्रा थी आंखें बंद हुई, उस मुद्रा को उससे पैसे से बढ़ाया और इस समय मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है
दूसरा वाला उसके स्क्रीन पर लगा है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो वही स्केच और ड्राइंग में हमारे वही हमारे भी बनाया वही मतलब तो आंखें बनती है, बस फर्क इतना है कि उसमें देखेंगे कि वो फोटो देखने लगता है कि बैक तो ये यूं कह लो नहीं होती, इसको कहीं सीखा नहीं था, इस तरह सर इसी से जुड़ी हुई बात है कि आपके कुछ जो शौक रहे हैं तो उसमें मतलब आपके साथ पत्नी भी आपकी उसमें शामिल रही हैं और किसी तरह से बस ये था कि परिवार चलता रहे, ज़्यादा न जोड़ना है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एक आपका समय था जब आप अभिप्राय भी निकाल रहे थे और बाकी लोग आस पड़ोस के कुछ बातें भी कर रहे थे, जिसमें कुछ बातें खास तौर से जो आपके बारे में कानपुर में कही जा रही थी और यहाँ भी कही जा रही थी, और वो है पागलपन का जो मामला पूरा है। ये जो पूरा समाज का एक दृष्टिकोण है पागलपन बनाने का, और एक उसमें आपके शौक हैं, इन दोनों के बीच आप हैं कि उनको भी, उनकी जो राय है उसको भी गलत साबित करना है और अपने शौक भी हमें पूरे करने हैं। तो इसमें कैसे अपने आप को बचाया? अब इसमें कैसे बचाया, वो पहले ही शौक नहीं बचाया, ये हमारे शौक बल्कि जो पागलपन की बात है, लेकिन पागलपन का नाम गुणात्मक देखो हर साहित्य पागलपन है, इसे अपने अंधेरे में एक पागल एक प्रेजेंट जी दुनिया में क्या पागल है, पर प्रेमचंद वो कह रहे हैं प्रेजेंट जी पूरा एक अंश है मध्यवर्ती समाज का आलोचना पर वर्णन किया है, जीवन क्या किया मर गया दोस्त तो ये पागल जो दूसरों के, बल्कि इस पर तो ये जो उत्तराधि दर्शन है जो जाएगा, इन्होंने यही तो कहा है कि सत्ता जिसकी होती, जो पावर में होता है, जिसका वर्चस्व होता है, उसकी प्रकृति है, जिसका वर्चस्व होगा वो उसी को मानेगा समझदार जो उसके पक्ष में बोलेगा, जो जरा भी पक्ष में बोलेगा उसे पागल कर देगा। ये वर्चस्व का, सत्ता का, पावर का चरित्र होता है। तो ये जो पागल कह दिया गया हमको, या मुक्त के इसको पागल कह दिया गया, या रुचि इसको पागल कह दिया गया, बल्कि शेक्सपियर ने तो एक ही लाइन 3 प्रॉपर नाउन्स का इस्तेमाल किया, धन्योचित कवि ल्यूनेटिक पागल, तीनों को एक साथ में रखा है शेक्सपियर। तो ये जुनून या ये पागलपन, इसके बिना तो साहित्य संभव है, कोई कला संभव है। हर कला कोई जुनून न हुआ, यहां तक कि कला ही तो जिन गांधी का नाम दिया वो कम पागल थे, अभी ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो कोई स्वीकार करेगा। आधुनिक कहते हैं क्या, वो 80 साल के हो गए और कंधे पर रखकर चलते फिरते प्रयोग कर रहे थे अपने आंखों के सामने। तो बहुत से लोग नाम पागल नहीं है, लेकिन नहीं इसको
वो कहते हैं आदि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रयोग जो रचनात्मक रूप में खड़ीभूत हो, वाकई प्रामाणिक रचनात्मकता में खड़ीभूत हो, उसके लिए पागलपन चाहिए। क्योंकि अगर हम बंधे बधाए रास्ते पर चलेंगे ऐसा संभव ही नहीं। रचना की मांग है, कला की मांग है कि दूसरे कुछ नहीं करें, तुम्हारा शौक तुम्हें ऐसे रूप में पहुंचा दे कि तुम्हें लगे कि कहने वाले पागल, कि जो कह रहे हैं पागल। अरे सुकरात तक तो यही कहा था, जब सुकरात को उसका प्याला दिया गया उसने क्या कहा था अपने ईश्वर से, इनको माफ करना, ये नहीं जानते क्या करना है, पागल है। तो उनकी निगाह में हम पागल हैं, पर जिस हमको पागल बनाया रहा है हम अपनी निगाह से ये ना समझ कि पागल का जो प्रत्यय है ये एक तो वो पागल कर जो हमको नए रास्ते में आने से रोकता है, उसको पागल बनाया था। आज भी कहते हैं, अच्छा साइकोलॉजी से कहती है, मनोविज्ञान भी कहता है कि शैतान भी एब्नॉर्मल होता है और साधु भी एब्नॉर्मल होता है। नॉर्मल आदमी तो शैतान हो सकता है, साधु हो सकता है। तो कहने का आशय ये है कि सामान्य रूप पर तो चल रहे हैं, वो ना समझ रहे, उनको ये समझ ही नहीं है कि दुनिया में बड़े काम कभी हुए हैं, परिवर्तन तभी हुए हैं जब वो लीड छोड़ के चले, ये उनको पता ही नहीं। तो हमको पता चल रहा है। तो ये तो दृष्टि का भेद है, जो सुविधा जिन्होंने एक लाइन पकड़ ली है उसको ना बताने बैठे, पर हमारी बताना चाहिए। बल्कि ये जो कला का क्षेत्र है उसको देखो, किसी अमूर्त कला। अब बहुत से लोग जब चिप्स बेकरी जाते हैं, मान लीजिए उद्यम कला के नाम पर इतना बड़ा फाउंडेशन बना दिया है, अब कला के बहुत से क्षेत्र देखो, क्या है इसमें, बहुत से लोग कहेंगे क्या है इसमें, लेकिन वो जिन चित्रकारों जिन दर्शकों को समझ है, कलात्मक समझ है, उसकी करोड़ पे तो एक आदमी कहता है क्या है इसमें, उसके नाम उसने करोड़ों पे खर्च कर दिए, तो पागलपन के बिना तो कोई नया काम संभव है ही नहीं, परिवर्तन संभव है ही नहीं। तो रचना जब हो जाती, एक कवि के यहाँ की रचना के हो जाने से पहले की स्थिति और रचना के हो जाने के बाद की स्थिति स्वयं रचनाकार भी वही नहीं रहता जो रचना से पहले था। तो ये परिवर्तन की स्थिति है, इसको समझने के लिए जो चाहिए वो नावल कहने वाले नहीं होती। इसलिए पागलपन रचनात्मकता की का जलन है, बिना पागलपन के तो रचना संभव ही नहीं है। सर इलाहाबाद से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा और है कि अभी आपने इलाहाबाद के संबंध में अच्छी बातें बताई कि उन दिनों वो बड़े साहित्यकारों का केंद्र हुआ करता था, बड़े बड़े आंदोलन और बड़ी बहसें वहाँ से शुरू हुआ करती थी, लेकिन कई मायनों में इलाहाबाद बदनाम भी था उन दिनों। ये माना जाता था कि बड़े घाघ तरह के साहित्यकार वहाँ पे हैं, जो अलग अलग खेमे बने हुए हैं, वो एक दूसरे को उठाने गिराने की फिराक में लगे रहते हैं। इसकी चर्चा शैलेश मटियानी ने की, ममता कालिया की जो किताब आई है उसमें उन्होंने की, आपके जो मित्र विद्याधर शुक्ल थे उन्होंने भी अपनी वो उस पुस्तक में प्रेमचंद और हिंदी कहानी की विरासत उसमें किया है। तो ये क्या बातें थी, इनमें कितनी सच्चाई थी?
और इसी कलाकार या साहित्यकार को हम ये भाषा नहीं कर सकते कि बड़ा मनुष्य होगा, मनुष्य और संवेदनशील एक मिसाल हम देखते हैं साइंस, एक फिजिकल बैलेंस फिजिक्स में, जिसमें छोटे छोटा है कि न्यूरॉन का नाम हो, अगर उसकी जो जमीन वो वो उसकी निर्भर करती है कि कम से कम वजन वाली चीज भी रखी जाए, तो जो इंडिकेटर है उसको झुकाव अधिक से, वजन कम से कम हो तो वही इंडिकेटर में झुकाव अधिक से। तो इसको हम इस नंबर को संवेदनशीलता को कम कर, अगर हम संवेदनशील हैं तो थोड़ी सी थोड़ी उत्साह होगी, थोड़ी सी थोड़ा प्यार होगा, तो हमारी संवेदनशीलता की शुरू है तो उससे अलग जितने भाव हैं नकारात्मक सकारात्मक ईर्ष्या द्वेष भी, क्रोध भी और करुणा प्रेम ममता भी, तो साहित्यकार है उसे गुस्सा भी आएगा और गुस्सा आएगा फिर गुस्सा आएगा, प्यार आएगा प्यार ये तो उसकी संवेदनशीलता का प्रमाण है कि भाव कम तीव्र नहीं होगा सामने वाले का तो उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा थी, हम उसका एवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर साहित्यकार को गुस्सा और वो उसके मन में चीज तो गई, किसी को कह दिया और तो गई, तो भाई वो इस करने को नहीं दिखा है, इसको दुख होगा, क्लेश होगा, उस क्लेश की प्रतिक्रिया किस रूप में होगी, किसको गिराएगा, किसको उठाने की चेष्टा करेगा, ये जो स्वाभाविक है। तो देखा गया है कि जैसे टालस्टॉय के बहुत डिजाइन था और गांधी जी से लिखित दे रहा है, लेकिन उसका ऐसे काम सामूहिक जो अब उसके कारण क्या होता है, सिर्फ उसका के बाद जैसे फिराक, अरे फिराक तो बात बात पर गाली गुस्सा जवाब पर गाली रखे, तो क्या उनको गाली देने वाले या शराब पीने वाली शराबी को क्या गाली जुआ खेलते तो अगर हम व्यसन देखेंगे, हम स्वभाव उसका कैसा है रचना के सामने आएंगे, तो फिर ये कहा गया कि रचना को देखो, एक रचनाकार की रचना कैसी संभव है, लिखने के बाद रचना भी रचनाकार से स्वतंत्र हो गई, मतलब उसको रोक देते हैं तो न्याय नहीं कर पाओगे। एक मत ऐसा है, एक दूसरा ये नहीं भाई शब्द और कर्म एकता होनी चाहिए, हम कोई चीज देख रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए तो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, ये दो बात है। लेकिन देखा ये गया है कि इन दोनों मतों में प्राय जैसे रामविलास मतलब जो समाज की विधान दशा आ सकते हैं, रामविलास जी बड़े नैतिकता वाले थे, लेकिन अन्याय तो नहीं थे। राहुल सांकृत्य बारे में क्या लिख दिया, यशपाल के बारे में लिख दिया, ये तो सारी जगह के साहित्यकार है, कहानीकार है। तो रामविलास जी ने जो नैतिकता के मानदंड है, नशा न करना, स्त्रियों के साथ व्यवहार न करना, इसको दिखाई, लेकिन कई बार ऐसी भी विचार ऐसी भी आलोचनाएं की लिखा। तो
कहने का आशय ये कि ये जो अधिकार साहित्य का है तो मान कर सकता है कि भाई रचना को देखो, हमारी कमजोरियां हो जाए, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में लिप्त ना हो, ऐसे कैसा हम वो अनासक्त के पृथ्वी कमल नहीं है कि जो खिलता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में कीचड़ से ग्रस्त नहीं होता, अब वो कमल नहीं है। हम एक दुनिया की जिसमें जीते हैं और एक दुनिया को अपनी रचना में बनाते हैं। दो दुनियाएं हैं हमारी, हम इस दुनिया से संतुष्ट हैं, लेकिन असंतुष्ट होने के बावजूद जीना है इस दुनिया में, तो इस दुनिया के वैसे भी कुछ हमको व्याप है, इस दुनिया को छोड़ के नहीं भागे, लेकिन एक कल्पना दूसरी दुनिया की हमारी रचना में है, हम चाहते हैं रचना में। तो इन दो समानांतर दुनियाओं में हमारी पैर तो देखो, इस दुनिया में रहने के नाते हमें सब दुनिया में हो सकती है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये निगाह नहीं चाहिए रचना के रचना काल के जो उठावट है इस तरह की बदले लेने के लिए भी था। हमारे प्यार उसकी दिया किसी ने तो हमने भी दिया उसके बारे में, ऐसी ही चीजें होती रही, तो वो सब होता रहता जो दुनिया में होता रहता है, ये दुनिया में जीते हैं। तो जिस दुनिया में जिएंगे उसमें हम कीचड़ में कमल के समान नहीं रह सकते, हमें व्यापेगा। लेकिन अगर वैसी दुनिया बन जाए जो हम रचना में रख रहे हैं, तो शायद जिन दोषों का आरोप हम लगा रहे हैं उससे हम बच जाए। तो बचाव उसी दुनिया में है, हम उस दुनिया का सत्ता देख रहे हैं और जो मनुष्य तुम ढूंढ रहे हो उस दुनिया मिलेगा, हम बनाना चाहते हैं। आपको ये दोष क्यों नहीं व्यापे? अब इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, तुम कैसे जानते हो कि बिल्कुल ये दोष है? नहीं, आलोचना में तो नहीं, कम से कम रचना को तो बचाए रखा उससे। नहीं, अब वो तुम्हारे मन में शायद कोई बुरा हो सकता है, ऐसा नहीं, शायद बात में तुम और ध्यान से करो तो निकल जाए तो फिर यही जैसे इस सुना कर हो रहा है। अब विज्ञान तो हमारे बीच रहना लेकिन हम इसलिए नहीं बोलने पड़े और हम उनको इसलिए बोलते हम आते पड़े अनेक गाँव लिखो, बहुत ज्यादा लिखो, हर मामले स्तर के मामले में, विधात्मक रोजगार के मामले में और सफलता के मामले में, तो हम उनको ये कहते हैं कि बिल्कुल जो कि हम जो बोलते हैं इसे उनको कहानीकार मानने के लिए ये हमने नहीं किया, उनको कहानीकार माना। लेकिन कई मौके ऐसे आए कि उनको तो कह दिया जो लाभ नहीं, उनको जरूर जान करना चाहिए, एक बार प्रेम के साथ ऐसे मौके आए वो कहां सुनी हुई, लेकिन उससे यह समझ आ गई कि अरे नरेंद्र कुमार तो ऐसी बात करते थे, आप मान करते नहीं था, कुछ ऐसा हुआ, उसके पीछे कहानी है क्यों ऐसा हमने सर आपने कई बार घर बदले हैं, जैसे कानपुर से घर छोड़ा, फिर यहाँ पर आए, फिर अमृत राय जी के यहाँ से किराए के घर में गए, फिर किराए के घर भी बदलते रहे। तो जब आपका स्थायी घर छोटा सा बनता है तो घर के बोध में कुछ अंतर आया? इस मामले में तो बिल्कुल एक बात नहीं घर को बताते हैं, लेकिन घर से मकान को घर से घर बनता है एक पारिवारिक होता है, एक दायरे की जो हमारे साथ दिक्कत ये घर बनाया जाता कई बात बच्चे बड़े शादी ब्याह का समय
और जब मकान बन पाया तब तो ये घर में किसी तरीके से स्थायी ठिकाना हो जाए जहाँ किताबें रखने, कायदे से रखने, एक कमरा हो जहाँ लाइब्रेरी की दुकान में, ये सब था। लेकिन वो सपना पूरा हुआ नहीं। शायद पहले बन गया होता जब बच्चे छोटे थे, तो उसमें कुछ दिन हम घर की तरह रहेंगे, लेकिन हुआ ये कि बच्चों की शादी तो हो नहीं, तो जो हमारी कल्पना कर रहे हैं ये कमरा हमारी लाइब्रेरी होगा, इस कमरे में हमें कोई एक मिसाल है तो उनको रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी, इस तरह के ख्याल थे। और गाड़ी वाले का होता है कोई चिट्ठी नहीं था उसमें, बस एक कमरा बन जाए किसी के जगह आ जाए। लेकिन हुआ कि जब जिसको बोलना उस उम्र में बच्चों की शादी का अब बच्चों को बहू कमरा जो हमारे जिसको हमने कल्पना की थी कि हमारे लाइब्रेरी का कमरा होगा, बहू कमरा हो गया। तो पहली बात है कि घर जिस सपने को मन में रख करके बनवाया था हमने, वो सपना पूरा नहीं आज अभी। और आजकल तो घर गोदाम हो रहे हैं ना, जो उपभोक्ता वाली संस्कृति है। अभी सवेरे बात हो रही थी, कहाँ यही बात हो रही है, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी सामने कहीं नहीं, लेकिन अभी और कहीं बात हो रही थी कि वो आजकल बाजार में यही हफ्ते में 2 दिन बाहर न खाओ, ये चैट वर्क। हाँ बात हो रही है पिज्जा और वो भी नहीं आती है। तो अब पहले जिस कल्पना नहीं था ऐसी पहले तो जवान थे ये भी कह दिया करते थे चलो हम रहेंगे भाग जाएंगे, अब कहाँ जाएगा आप तो भी कह सकते रहना भी यहाँ है, लेकिन अपनी कल्पना के हिसाब से नहीं। तो अब तो हमको लगता है कि घर तो बनवाया, पर जिस घर का नक्शा हमारे मन में था उस नक्शे को खो गया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने परेशान किया आपको बिना इस बात का ख्याल किए हुए कि आपको परेशानी हो रही होगी। और बाकी जो सवाल सर हम लोग पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो वैचारिक सवाल हैं, तो वो किसी और माध्यम से हम लोग बात करेंगे और फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। धन्यवाद सर आपका।